नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी जो है एचटेट के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं टीजीटी साइंस का जो एचटेट का जो पेपर है 2023 का। ये एचटेट का पेपर हम आज सोल्व करेंगे। उसमें केमिस्ट्री का जो पार्ट है, इसका पार्ट है केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन आज मैं सोल्व करवाने वाला हूँ आपको। 2023 का यानी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं साथियों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 100 था, ये सेट ए है जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे क्या पूछता है साथियों? ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्या पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है। उसने सही पूछा है, सही संख्या पूछी है। करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स, किसके बारे में बात कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात कर रहा है। ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फेरिक सल्फेट है, अगर आपको उसका मोलर मास निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है आपको नंबर ऑफ मोल्स कब निकाल पाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास। मोलर या मोलिकुलर मास आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इस फेरिक सल्फेट का मोलर मास निकालूं, ठीक है, मोलर मास ऑफ फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट का अगर मैं मोलर मास निकालूं साथियों, तो वो क्या होगा? देखो, आयरन का मास कितना आएगा? Fe2 होता है वैसे तो, ठीक है, Fe2SO4 होता है। तो अगर मैं आयरन का देखूं तो आयरन का 56 दिया है, 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस में आपके पास है सल्फर। सल्फर का हो जाएगा इसके अंदर आपके पास Fe2SO4 फेरिक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3। तो 32 64 96, तो 3 हो गया। 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 96, प्लस में आपके पास हो जाएगा साथियों जो ऑक्सीजन है वो आपके पास कितना है? 16 है। लेकिन सल्फेट के अंदर 4 होते हैं, 16 चौक 64, तो वही हो गए। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 192 64 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। इसको अगर मैं सम अप करता हूँ तो ये आएगा 112 यूनिफाइड मास आयरन का इसके अंदर होगा, और 96 यूनिफाइड मास सल्फर का होगा, प्लस में आपके पास 192 यूनिफाइड मास ऑक्सीजन का होगा। टोटल अगर मैं इसका सम करता हूं तो वो आता है आपके पास 400 यूनिफाइड मास। तो ये मोलर मास आ गया किसका? फेरिक सल्फेट का। मोलर मास किसका आ गया? फेरिक सल्फेट का। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe। गिवन मास कितना? 40 ग्राम, 40, और मोलर मास कितना आया? 400। डिवाइड कर दो 0.1 आ जाता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। तो आयरन का कितना होना चाहिए? 0.1 मोल। तो यहां से ही आपका आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर आपके पास जो आ जाता वो यहीं से आ सकता था। कैसे? क्योंकि अब आयरन का कितना प्रेजेंट है? 0.1 मोल प्रेजेंट है, और आयरन कितने? 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन फेरिक सल्फेट, इन फेरिक सल्फेट, वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1, और आयरन कितने हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे? 0.2 मोल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0.2 मोल। 0.2 मोल आयरन का एक में ही है, वही हमारा आंसर हो जाता है साथियों। दूसरे बाकियों को सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी हम बाकियों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितने होंगे? सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स, सल्फर का गिवन मास कितना? अभी गिवन मास तो वही है, आपको पता है कि सल्फर का गिवन मास कितना। नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल ही लेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स, मान लो इस फेरिक सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, आयरन का नहीं, फेरिक सल्फेट का ही नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। ये फेरिक सल्फेट का ही है, फेरिक सल्फेट का है, ठीक है। अब वो तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हुए हैं। सल्फर के अगर निकालने तो 0.1 आपके पास है ही, और सल्फर कितने हैं इसके अंदर? 2 होते हैं। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? सॉरी, सल्फर कितने? 3 है इसके अंदर। 3 सल्फर है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 है, तो ये हो जाएगा 0.3 मोल सल्फर के आएंगे। फिर आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? 0.1 मोल आपके पास है ही। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास टोटल? ऑक्सीजन है हमारे पास 12, क्योंकि 4 तो सल्फेट में ही होते हैं, SO4 में 4 होते हैं, और ये है 3, ठीक है। और ये कितना है? 3 है। इसका मतलब क्या है? Fe2SO4 होल थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला है। तो ये कितने? 12 हो जाएंगे। 4 ये रहे, 3 ये रहे, 4 दिए 12,
12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1.2 मोल आएगा। अब ये वाला ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन जो है ना वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 ये कहता है मैच द कॉलम विद कॉलम 1 विद कॉलम 2। देखो मैच कॉलम वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। इस पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैच कॉलम वाले थे 2023 वाले में साथियों। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले पार्ट का हम देख रहे हैं। मैच द कॉलम 1 टू कॉलम 2। ये क्या पूछता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है साथियों। किसकी, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन कौन सा है, थर्मल डीकंपोजिशन कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है। देखो दो चीजें हैं आपके लिए। एजीबीआर वाली जब भी आप रिएक्शन देखते हो तो आपको पता है कि एजीबीआर की जो रिएक्शन होती है ये फोटोग्राफी में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है एजीबीआर वाली। तो यहाँ क्या होता है, फोटोकेमिकल यानी यूवी या फिर सनलाइट आता है, डिकम्पोज होता है एजी प्लस में बीआर के अंदर, 2 AgBr से 2Ag प्लस में Br2 आपको मिलता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है साथियों ये फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल होती है। तो ए का तो ऑप्शन आएगा 4। तो ए के साथ कौन मैच करेगा, 4 मैच करेगा। तो ए में 4 कौन सा है, फर्स्ट है, थर्ड, फोर्थ, तीनों ही है। यानी सेकंड वाला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, ये तो कैंसल आउट ही हो गया, ये यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि इसमें ए का 1 दे रखा है। फिर हम बात करते हैं साथियों आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन का है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन एक इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो थर्ड ऑप्शन जो है ना वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या डाला हुआ है कि मैग्नीशियम जो सॉलिड है उसको हमने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया साथियों। और इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस में कॉपर सॉलिड मिल रहा है। तो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डी का थर्ड होना चाहिए। डी का थर्ड किसमें है, इसमें तो है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो डी का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमें देखना है बी का या सी का, किसी का भी देख सकते हैं। तो सी जो होता है ना इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस है, या फिर आप बात करते हैं कि थर्मल वाली प्रोसेस जो आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी है, इलेक्ट्रोलिसिस हम कब करते हैं, देखो मोल्टन एल्यूमिना Al2O3 ये जो है ना ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जाएगी। ये किसके थ्रू जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पर सी का आएगा सेकंड वन, तो बी हमारा फर्स्ट बच जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये KClO3 वाला एग्जांपल है, ये 12th क्लास की बुक में दिया हुआ है, 12th क्लास की बुक से है एग्जांपल, ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या रहेगा साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से पूछा है। किससे पूछा है, वेन डायग्राम यानी लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछिए। केमिस्ट्री के अंदर लॉजिकल रीजनिंग है भाई, ठीक है। केमिस्ट्री का यूज करते हुए आपसे लॉजिकल रीजनिंग पूछ रहा है तो पेपर का लेवल तो बढ़ा ही दिया है उसने। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या। देखो हमें 3 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड, एक में गैस दिया है, तीनों का इंटरसेक्शन भी दिखाया हुआ है। ये पूछता है कि करेक्टली रिप्रेजेंट कौन करता है पॉइंट्स ए, बी और सी को, कौन सा ऐसा कोलाइडल सिस्टम। किसके बारे में बात कर रहा है, देखो केमिस्ट्री कहाँ अप्लाई की इसने, कोलाइडल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, कोलाइडल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। यहाँ इसने केमिस्ट्री अप्लाई कर दी हमारे लिए कि कोलाइडल सिस्टम का इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही है। देखो तो हमारे पास ये क्या कहता है, कोलाइडल सिस्टम में कौन सा पॉइंट हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 107 था ये 2023 के पेपर का। तो देखो पॉइंट ए जो है वो सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर से बना है, ठीक है, सॉलिड प्लस में लिक्विड। तो सॉलिड प्लस लिक्विड से क्या बनते हैं, पेंट्स बनते हैं। पेंट, पेंट क्या होते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड के मिक्सचर से बनते हैं साथियों। बी पॉइंट जो क्या है उसमें क्या है, सॉलिड प्लस गैस है, सॉलिड है उसके अंदर गैस है, सॉलिड प्लस गैस के मिक्सचर से क्या बनता है हमारे लिए, स्मोक बनता है, धुआं, ठीक है, सॉरी स्मोक बनता है सॉलिड प्लस आपका गैस से। और सी जो पॉइंट है वो लिक्विड प्लस गैस की बात कर रहा है, लिक्विड प्लस में गैस की बात कर रहा था। तो लिक्विड और गैस के मिक्सचर से क्या बनते हैं आपके, क्लाउड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। तो ये तीनों का सेट जहां मिल जाएगा आपको वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेंट, स्मोक, क्लाउड, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकियों को भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बाकियों को भी चेक कर सकते हैं। जैसे सॉलिड और लिक्विड के मिलने से क्या मिस्ट बनती है, बिल्कुल भी नहीं जी, मिस्ट लिक्विड और गैस के मिलने से बनती है, सॉलिड से नहीं बनती है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यही करेक्ट आंसर गलत हो जाता। क्या सॉलिड और लिक्विड के मिलने से मिल्क बनता है, नहीं भाई ऐसा भी नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता। और जो आपका थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है जिसमें आपके आते कलर्ड विंग्स ऑफ बटर,
कलर्ड विंग्स ऑफ बटर। कलर्ड विंग्स ऑफ बटर, बटर का हो सकता था सॉलिड प्लस लिक्विड आप कह सकते थे, लेकिन बाकी इसके ऑप्शन जो थे वो जैसे रंगीन कांच, यहाँ पे कलर्ड जो ग्लास है नीचे क्या आएगा, ग्लास आएगा। रंगीन कांच जो है उसकी बात कर रहा है। तितली के पंख जो है, अब तितली के पंख कैसे हो सकते हैं किसी सॉलिड और गैस का मिक्सचर, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर होता साथियों। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो मोस्टली कॉलम 1 और 2 को मैच करने वाले ही थे। देखो ये कह रहा है कि 28 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना क्या कुछ होता है। देखो 28 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो हीलियम है तो नंबर ऑफ मोल्स वाला ही आएगा। एक ही बात है, एक को ग्राम में दिया बाकी सब मोल में, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन तो यही दिखाई दे रहा है कि पहले का दूसरा आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। देखो हीलियम का मास कितना होता है, एक मोल, एक एटम हीलियम का मास कितना होता है, 4 यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, यानी 4 यूनिफाइड मास में कितना, एक मोल में कह सकता हूँ। तो 28 में कितना होगा, 4 गुना 7 इज इक्वल टू में 28 होता है, तो 28/4 कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा, तो 7 मोल आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है साथियों। ए के लिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा, 2 आएगा। अब ए के लिए 2 किस किस में, बाकी सब में, पहले में नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा यही कट हो जाता है। ठीक है, तो पहले को तो हमने काट ही दिया। फिर आते हैं 0.5 मोल ऑफ O2। देखो O2 का एक मोल का मतलब है मेरे लिए, O2 का एक मोल है मतलब 32 ग्राम, 16 दूनी 32 ग्राम या 32 यूनिफाइड मास, इसका मास हम कह सकते हैं। अगर मैं 0.5 मोल ले रहा हूँ इसका, 0.5 मोल ऑफ O2 अगर मैं ले रहा हूँ साथियों, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे 32 की बजाय क्या चाहिए, 16 ग्राम चाहिए। तो कहाँ लिखा हुआ है 16 ग्राम, फोर्थ में लिखा हुआ है, तो बी का आएगा हमारा फोर्थ वाला। बी का फोर्थ वाला 2 में है, तीसरा ऑप्शन फिर से हमारा कट गया। हमें ऑप्शन ही तो छांटने होते हैं राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। फिर आता है मोलिकुलर मास ऑफ कॉमन सोल्ट। अरे कॉमन सोल्ट का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास आपके पास, आपको पता है 23 प्लस में 35.5 या 453 भी आप लिख सकते हो। अगर एग्जैक्ट होता तो, यहाँ एग्जैक्ट नहीं है तो ये 58.5 आएगा, 58.5 यूनिफाइड मास। तो सी का आपका फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट इसी में है, तो ये वाला भी आपका कैंसल आउट हो गया। आपके पास आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर साथियों। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112, इसमें इसने पूछा है कि आपके पास ना 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइज किया हमने, कितना, 206 ग्राम मोल्टन जो सोडियम ब्रोमाइड है उसको इलेक्ट्रोलाइज किया है। तो मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम ऑब्टेन्ड विल बी, कितना मास सोडियम का हमें मिलेगा। देखो फैराडे के लॉ से क्वेश्चन आता है, तो सीधी सी बात है ये फैराडे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो आपको पता है AgBr जो होता है ना, AgBr का मास कितना होता है, 103 यूनिफाइड मास या 103 ग्राम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AgBr का एक मोल अगर इसका होगा तो वो कितना देगा, एक मोल AgBr का मतलब कितना है आपके पास, 103 यूनिफाइड मास, 103 यूनिफाइड मास है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 103 यूनिफाइड मास ऑफ AgBr जो होता है वो हमें कितना सोडियम देगा, कितना, सॉरी जो, अच्छा सोडियम ब्रोमाइड है क्या, सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैं सोडियम ब्रोमाइड लिखना चाहिए था मुझे ना, सब में सोडियम ब्रोमाइड लिखना चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सोडियम ब्रोमाइड लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसको रन करते हैं पूरे को, और इसको सोडियम ब्रोमाइड लिख देता हूँ मैं। ठीक है जी, ये था हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड, NaBr था, अभी AgBr नहीं था। AgBr का 103 यूनिफाइड मास होता है, क्योंकि ब्रोमीन का 80 होता है और सोडियम का 23 है, वो इसने दे रखा है 80 + 23, आपके लिए कितना हो जाएगा 103, आपके पास ग्राम भी लिख सकते हो, मास होता है 103 ग्राम। NaBr जो होता है उसके अंदर कितना सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम है। कितना है, 23 ग्राम सोडियम है। 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 23 डिवाइड बाई 103, और 206 ग्राम दे रखा है हमें, इसमें कितना होगा, सिंपल मैथ है, 23 डिवाइड बाई 103 इंटू में 206, ये पूरा 2 पे जाएगा, 23 दूनी 46 ग्राम, ये आपका रहेगा साथियों करेक्ट आंसर। तो 46 जहां आपका लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 114। ये कह रहा है कि मैच द मिक्सचर गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मेथड ऑफ सेपरेशन। देखो सेपरेशन वाला अभी तो सिलेबस से आउट है, 9th क्लास का जो है
वहां से आया है ये, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। जो पुराना सिलेबस है आप वही पढ़ के जाइए। एचटेट इसीलिए कहते हैं कि एचटेट मुश्किल है क्योंकि सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं होता है। आप पुराना सिलेबस ही पढ़िए, कुछ नहीं छोड़ना होता है। कॉलम 1 में आपको क्या दिया हुआ साथियों? कॉलम 1 में आपको दिया ऑयल मिक्स्ड विद वाटर। देखो ऑयल और वाटर क्या करते हैं, ये इनसेपरेबल होते हैं, अलग अलग लेयर बनाते हैं, तो हम इनको डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑयल वाले के लिए हम डिकेंटेशन यूज कर सकते हैं। तो यानी ए के लिए मेरा ऑप्शन आ जाएगा 2, ए के लिए तो 2 आ जाएगा। बी मेरा आयरन पाउडर मिक्स विद फ्लोर, आटे में अगर आयरन मिलाया तो आयरन को मैग्नेटिक सेपरेशन से बिल्कुल अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। तो ए का 2 आना चाहिए, बी का 3 आना चाहिए। ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, तो एक तो पहला ऑप्शन कट आउट हो गया हमारा, और एक तीसरा ऑप्शन कट आउट हो गया। अब 2 बचते हैं हमारे पास। सी सोल्ट मिक्स्ड विद वाटर, तो सोल्ट पानी के साथ मिक्स किया हो तो उसको इवोपरेशन से कर सकते हैं साथियों। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसल आउट हो गया, बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सेपरेशन टेक्निक है, आसान सी, आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इस क्वेश्चन नंबर 117 में हमसे क्या पूछा साथियों? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, इतना मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया आपके लिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है भाई, ये बताना है आपको। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एक्सो का मतलब है आपके पास जिसके लिए आपकी डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, यानी हीट इवोल्व हो, हीट इवोल्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवोल्व हो। एंडोथर्मिक का मतलब होता है, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा एच जिसका एंथैल्पी चेंज जिसका क्या हो, पॉजिटिव, यानी हीट एब्जॉर्ब हुई हो, जिसमें हीट एब्जॉर्ब जिसमें हुई हो तो वो आपकी एंडोथर्मिक होती है, अदरवाइज एक्सोथर्मिक कहलाती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा है, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इनके बारे में हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर हमसे पूछ रहा है साथियों। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जी नहीं, एंडोथर्मिक होती है, तो ये तो हो नहीं सकती। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, नहीं भाई, ये भी इसमें हीट देनी पड़ती है तब सब्लाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, जिसमें रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। देखो क्विकलाइम के साथ CaO प्लस में वाटर होता है, CO प्लस में वाटर की रिएक्शन होती है, CaO प्लस में H2O, तो इससे आपके पास क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है साथ में। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को वाटर में मिक्स करो, एसिड प्लस वाटर, और चाहे वाटर प्लस एसिड हो, दोनों ही रिएक्शन आपकी क्या होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। दोनों ही क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर है, और ये किसमें, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन के अंदर। आसान सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो अगर आपने और उसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट इसका और से रिलेटेड ही है कि कौन सी और के बारे में बात कर रहा है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट जो होती है ना, ये एल्यूमिनियम की एक और है। किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की ओर है, एल्यूमिनियम की ओर है क्रायोलाइट, और इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6, ये फॉर्मूला है साथियों किसका, क्रायोलाइट का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो ध्यान से, पहले बात मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसने पूछा कौन सी सही नहीं है, सही कौन सी नहीं है वो आपको याद रखनी है। व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी राइट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल राइट है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, बिल्कुल सही है। डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ना जी ना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ये बिल्कुल एक फिजिकल चेंज है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम जिंक की लेयर आयरन के ऊपर डालते हैं तब उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी डिपोजिशन ऑफ ए जिंक लेयर ऑन आयरन सरफेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि भाई जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना उसकी लेयर बनाएंगे हम पहले, तो जिंक की लेयर आयरन पे होनी चाहिए, ना कि आयरन की जिंक पे। इसलिए तीसरा जो कथन है वो गलत है, नॉट ट्रू ढूंढना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक रिएजेंट। देखो ये 10th क्लास का क्वेश्चन आपका 10th में भी आता है, 12th में भी आता है केमिस्ट्री में, ठीक है, पुराने वाले सिलेबस में केमिस्ट्री में 12th में था ये क्वेश्चन। तो यहाँ आपसे पूछा हुआ है साथियों, आपसे ये पूछा है कि हाइड्रोफिलिक कौन सा है। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है। हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब, हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग एंड के बारे में पूछ रहा है आपसे। वाटर लविंग का मतलब होता है आयोनिक पार्ट, किसके बारे में पूछ रहा है, आयोनिक पार्ट के। और सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में पूछ रहा है साथियों। सिंथेटिक डिटर्जेंट में कौन सा पार्ट होता है, तो भाई देखो सिंथेटिक डिटर्जेंट में होता है बेटा सल्फोनिक, सोडियम, सल्फोनिक एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम सोल्ट ऑफ, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, सिंथेटिक डिटर्जेंट के अंदर, सल्फोनिक एसिड के अंदर। ये तो होते हैं आपके डिटर्जेंट के अंदर, डिटर्जेंट। अगर मैं ये कह दूं कि सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड अगर मैं कह दूं, फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट अगर मैं कह दूं, तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो सोप के अंदर प्रेजेंट होता है साथियों। तो दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों का पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपके लिए प्रैक्टिस अच्छी करवा देगा आपकी। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको ये दिया है, द apparatus given below is used to study the diffusion of a number of gases at the same temperature। देखो पहली बात मैं टर्म निकाल देता हूँ, देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए आपको डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। विसरण जिसको बोलते हैं हिंदी में ना, विसरण कहते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्रीली मिक्स हो जाना एक दूसरे के अंदर, इंटरमिक्सिंग, ठीक है, गैसेस की आपस में इंटरमिक्सिंग विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, सीधी सी बात। इन नंबर ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर, दूसरी कंडीशन क्या लगा दी बेटा इसने, सेम टेम्परेचर बोल दिया और सेम ही प्रेशर बोल दिया। प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो डिफ्यूजन की रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो सीधी सी बात है, जिनका मोलिकुलर मास सेम, उनकी डिफ्यूजन की रेट सेम होगी, यानी स्पीड सेम होगी। इसने पूछा क्या, किनकी स्पीड सेम है, गैसेस वुड डिफ्यूज इनटू वैक्यूम एट सेम स्पीड। सेम स्पीड पे कौन डिफ्यूज होने वाला है भाई, तो सीधी सी बात है, जिनका मास सेम होगा, मास सेम जिनका होगा, उनकी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन सेम होगी, उनकी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी साथियों, सेम होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन सेम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास सेम है ना, सेम स्पीड से ट्रेवल कर पाएगा वैक्यूम के अंदर। मास अलग अलग होगा तो फिर बात अलग हो जाएगी। तो मास की वजह से ये आंसर आ रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी गैस है उसके अंदर उसमें एटॉमिक मास दिए हुए हैं अलग अलग, कार्बन के, ऑक्सीजन के, तो हमें सबका चेक करना है। इसमें 4 ऑप्शन है, उनमें से जैसे मान लो अमोनिया जो है, अमोनिया का मास कितना, 14 और 3 17 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यानी H3 अगर दिया हुआ उसने, तो भाई H3 का तो 3 ग्राम हो गया, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन हो गया, पहला तो खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा आपके पास दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 12 और 16 आपके पास कितने हो जाते हैं, 12 एंड 16 आपके पास हो जाते हैं 28 हो जाते हैं साथियों, कितने हो जाते हैं 28 ग्राम, ठीक है। साथ में आपको दिया हुआ SO2, SO2 का दिया हुआ तो सल्फर 32 होता है और 16 दूनी 32 ये होता है, 32 प्लस 32 कितना हो गया आपके पास 64 ग्राम हो गया। दोनों का मास सेम नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आपके पास है साथियों CO प्लस में N2, CO प्लस में क्या है N2 है, CO है और N2 है, क्या है CO है और N2 है साथियों, ठीक है। देखो आपके पास है CO एंड N2 है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका मास कितना होता है 12 और 16 कितना हो गया, फिर से 28 ग्राम हो गया, ठीक है। और N2 आपके पास हो गया 14 दूनी 28, 14 इंटू में 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम, तो दोनों का मास सेम। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है, आगे जाना ही नहीं कहीं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये 2 होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा अगर मिस प्रिंटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 होना चाहिए, क्लियर। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 136 में हमसे कहा है कि आप ये बताइए
क्वेश्चन नंबर 136 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहली बात तो मैं कहता हूँ कि हमेशा वर्ड पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन मेटल्स पूछा है अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर इन देयर रिएक्टिविटी सीरीज। तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज ही लिख लो, पूरी सीधी सी बात है, आंसर वैसे ही आ जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लिखते हो तो आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरह है, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट आपके पास पोटेशियम आता है, फिर उसके बाद उसके नीचे सोडियम आता है, फिर उसके बाद आपके पास कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपके पास आएगा एल्यूमिनियम, फिर जिंक, ऑल्टोजेन, फरारी। ठीक है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक के साथ। फिर आपके पास लेड आता है, फिर आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है, उसके बाद आपके पास आता है कॉपर, कॉपर के बाद आपके पास आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आपके पास आता है साथियों सिल्वर, सिल्वर के बाद आपके पास आता है गोल्ड, फिर प्लेटिनम भी आप रख सकते हो नीचे। ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यही है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ऑफ मेटल्स। तो ये वाला ऑर्डर, अब इस ऑर्डर में चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सा सही है। जिंक, जिंक के बाद आयरन दिया, बिल्कुल सही है। आयरन के बाद मैग्नीशियम में क्या गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा होता है। फिर आता है सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आयरन है, बिल्कुल सही है। और आयरन के बाद जिंक नहीं भैया, आयरन से पहले जिंक आता है, आयरन के बाद नहीं आए। सोडियम, सोडियम के बाद जिंक, बाद में मैग्नीशियम नहीं भाई, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक और जिंक के बाद आयरन है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। फिर से इसमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। फ्लेम के विद रिस्पेक्ट में करेक्ट क्या है, फ्लेम ऑफ ए कैंडल। कैंडल की फ्लेम के बारे में क्या बात कर रहे हैं साथियों, आपको ये पता होना चाहिए। तो कैंडल की फ्लेम अगर आप ड्रा करके देखो ना, तो आपको पता है कि कैंडल की फ्लेम के अंदर आपको 3 पार्ट मिलते हैं साथियों। कितने पार्ट मिलते हैं, 3 पार्ट मिलते हैं। जो हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है, जो हॉटेस्ट जोन होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर कंप्लीट कंबंशन होता है। तो आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट वेयर कंप्लीट कंबंशन टेक प्लेस। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 ही यहीं पे आंसर हो जाता है, बाकी देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी कैंडल फ्लेम का। 8th क्लास का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं साथियों। क्लियर, कंबंशन एंड फ्लेम वाला जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो बहुत ही आसान है, एसिड बेस इंडिकेटर में आपको पता है बेकिंग सोडा होता नहीं, लाइम वाटर होता नहीं, विनेगर होता नहीं, टर्मरिक एक इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो मेटल के एक्सट्रैक्शन में कौन सा यूज किया होता है, कोल गैस, कोलतार, पेट्रोलियम, इनमें से कुछ नहीं होता। कोक होता है। किसके लिए यूज करते हैं साथियों कोक को, कोक को यूज करते हैं रिडक्शन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, रिडक्शन। किसका, रिडक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम कोक के साथ रिएक्ट करवाएंगे अगर ऑक्साइड्स को, तो हमें मेटल मिल जाता है। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स हम लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड हम लिख सकते हैं साथियों, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, उसमें यूज करते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स में हम इसको यूज करते हैं। मेटल ऑक्साइड जैसे मान लिया मैंने, आपके पास मान लो मेरे पास ये MgO आ गया, MgO को मुझे रिड्यूस करना, मैंने कोक डाल दिया, मुझे Mg मिल जाएगा, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड मिला। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा इसको रिड्यूस करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 148 में 149 में हमसे पूछता है ब्राउन कोल। देखो कोयले का रंग पूछा है, कोयले के कई टाइप होते हैं। ब्राउन कोल जिसमें लो इन कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट कितना, ओनली 60 to 70% होता है, हाई इन मॉइस्चर होता है, और जनरली यूज्ड इन पावर प्लांट्स ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा यूज होता है भाई, तो थर्मल पावर प्लांट में आपके पास आपको पता है लिग्नाइट यूज होता है साथियों। क्या यूज होता है, कौन सा कोयला यूज होता है, लिग्नाइट यूज होता है। कौन सा, लिग्नाइट। किसमें, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 150 यानी लास्ट क्वेश्चन, टोटल 17 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के साथियों। इसमें मैं CDP वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन जो प्रॉपर प्योर केमिस्ट्री के हैं आपके, बस मैंने वही आपको सोल्व करवाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 में भी आपसे क्या पूछता है साथियों, ये पूछता है करेक्ट वन कौन सा है। फिर से बता रहा हूँ आपको, ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, ये बता रहा है इसको। तो स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं साथियों। पहला जो होता है टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। तो एक बात तो यही गलत है भाई, ये टेम्परेचर स्टेट चेंज के दौरान चेंज नहीं होता। क्यों? लेटेंट हीट की वजह से चेंज नहीं होता। किसकी वजह से नहीं होता? लेटेंट हीट की वजह से, छुपी हुई उष्मा, गुप्त उष्मा की वजह से चेंज नहीं होता। जैसे मान लो बर्फ पिघल रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा उसके मेल्टिंग के टाइम पे, या फिर बॉइलिंग के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब लिक्विड बॉईल करता है, ठीक है। ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो भाई करेक्ट आंसर में आपके पास क्या आना चाहिए? क्या ड्राई आइस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैस स्टेट में अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। हायर बॉइलिंग पॉइंट, अरे हायर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो होता है स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही उनको बॉईल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सीड करना पड़ेगा एनर्जी को। तो ये वाला गलत है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जनरली हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये बिल्कुल सही बात है, फ्यूजन से ज्यादा हायर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 4 जिसमें आया है, 2 एंड 4 कहाँ है? सेकंड नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथियों आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू, खुश रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा।